हाय फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे ब्रिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। ब्रिक को मेनली दो प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है, तो ट्रेडिशनल ब्रिक और मॉड्यूलर ब्रिक या स्टैंडर्ड ब्रिक। ट्रेडिशनल ब्रिक ऐसी ब्रिक जिसका नेशनल लेवल पर कोई साइज फिक्स नहीं होता है, अलग अलग स्टेट पर उसके साइज के डिफरेंट डिफरेंट हो, अगर साइज डिफरेंट डिफरेंट हो तो ट्रेडिशनल ब्रिक कहलाती है। और मॉड्यूलर ब्रिक कौन सी होती है? ऐसी ब्रिक जिसका नेशनल लेवल पर साइज फिक्स होता है, उसको मॉड्यूलर ब्रिक बोलते हैं। और इस ब्रिक की लेंथ, विड्थ और थिकनेस ऑफ मोर्टार में निम्नलिखित रिलेशन होता है। L इजिकल टू 2B+T। L यहाँ पे लेंथ है, B यहाँ पे विड्थ है, T यहाँ पे थिकनेस ऑफ ब्रिक है। L इजिकल टू 2B+T। ठीक है। अब एक्चुअल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक, जो विड्थ विदाउट मोटार, एक्चुअल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक कहते हैं विदाउट मोटार 190x90x90 mm या फिर 19x9x9 सेंटीमीटर। ठीक है। और नॉमिनल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक क्या होती है? विद मोटार 200x100x100 mm या 20x10x10 सेंटीमीटर में। ठीक है। 20 यहाँ पर लेंथ है, 10 यहाँ पर विड्थ है और 10 यहाँ पे उसकी थिकनेस है या हाइट है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक। मॉड्यूलर ब्रिक का क्लासिफिकेशन निम्नानुसार किया जाता है: फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, पिला ब्रिक्स और जामा ब्रिक या ओवरबर्न ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक कौन सी होती है? जब आपकी फर्स्ट क्लास ब्रिक की मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। यदि दो ईंटों को आपस में टकराया जाए तो उसमें मेटालिक साउंड सुनाई देना चाहिए। यदि ईंट को 24 आवर्स तक पानी में डुबो कर रखा जाए तो यह स्वयं के ड्राई वेट का 20% से अधिक पानी नहीं एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर उसको पानी में डालें तो 24 आवर्स तक उसके वेट का 20% तक एब्जॉर्ब नहीं होना, पानी एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। यदि फर्स्ट क्लास ब्रिक को 24 आवर तक पानी में डुबो कर रखा जाए और यह सैचुरेटेड वेट का 16% से अधिक पानी नहीं होना चाहिए। मतलब अगर वेट आपकी सैचुरेटेड मतलब पानी में डूबी है उसके वेट का 16% से, और अगर ड्राई वेट है, ड्राई आपकी ब्रिक है तो उसके वेट का 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। सेकंड क्लास ब्रिक कौन सी होती है? जब आप इसकी मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। दोनों ब्रिक को आपस में टकराने पर रिंगिंग या मेटालिक साउंड सुनाई देना चाहिए। यदि ब्रिक को 24 आवर तक पानी से डुबो कर रखा जाए तो यह अपने ड्राई वेट का 22% से अधिक पानी नहीं सोख सकती है। ठीक है। फर्स्ट क्लास ब्रिक कितने परसेंट? 20%। और ये सेकंड क्लास ब्रिक 22%। थर्ड है अपनी थर्ड क्लास ब्रिक। थर्ड क्लास ब्रिक की मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। दो ईंटों को आपस में टकराने पर डल साउंड सुनाई देता है। यदि ब्रिक को 24 आवर तक पानी में डुबोकर रखा जाए तो ड्राई वेट का 25% से अधिक पानी एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है। मेसोनरी वर्क में या कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली ईंट की मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी चाहिए। मतलब कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास ब्रिक तीनों को अपने कंस्ट्रक्शन में यूज में ले सकते हैं। अर्थात फर्स्ट सेकंड तीनों ब्रिक कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाती है। पीला ब्रिक क्या होती है? ये ब्रिक कम पकी हुई होती है, इसलिए इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती है और इन्हें इसलिए मेसोनरी वर्क में उपयोग नहीं लिया जाता है। इसलिए ईंटों को पीस कर पोजोलानिक मटेरियल या सुर्की बनाई जाती है। मटेरियल, कोई भी मटेरियल जिसमें या एग्रीगेट बना लिए जाते हैं। पोजोलानिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो लाइट, हाई सिलिशियस एंड हाई एल्यूमिनस प्रॉपर्टी रखते हैं। जामा ब्रिक या ओवरबर्न ब्रिक ऐसी ब्रिक जो ज़्यादा पक्की होती है लेकिन इसका शेप और साइज प्रॉपर नहीं होता है, इसलिए इसका उपयोग भी मेसोनरी वर्क में नहीं किया जाता है। इस प्रकार के ब्रिक को तोड़कर बेलास्ट या एग्रीगेट बना लिया जाता है, जिसका उपयोग रेलवे ट्रैक या कंक्रीट कार्यों में उपयोग में आता है। अब यूजफुल कंपोनेंट ऑफ गुड ब्रिक अर्थ में, अब आपकी ब्रिक में कौन कौन से कंपोनेंट मिलाए जाते हैं और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। ठीक है। ईंट बनाने के लिए सेल नामक मिट्टी का उपयोग में लाई जाती है और ईंट बनाने वाली मिट्टी में निम्नलिखित यूजफुल कंपोनेंट होने चाहिए। सबसे फर्स्ट है आपका एल्यूमिना का काम आता है। एल्यूमिना की
जो प्रॉपर्टी वो होती है वो 20 to 30% के बीच में मिलाई जाती है एक ब्रिक में। एक अच्छी ब्रिक में एल्यूमिना की मात्रा 20 to 30% के मध्य होनी चाहिए। एल्यूमिना का मुख्य कार्य ईंट मिट्टी में प्लास्टिसिटी डेवलप करना होता है ताकि इस मिट्टी को इजीली मोल्ड में ईंट की शेप में लाया जा सके। मतलब कि उसको डिफरेंट डिफरेंट शेप में लाने के लिए इसका एल्यूमिना का यूज किया जाता है। ये इसकी प्लास्टिसिटी को डेवलप करना होता है करती है। एल्यूमिना की मात्रा स्टैंडर्ड से अधिक हो जाए तो ईंट मिट्टी में श्रिंकेज और वार्पिंग डिफेक्ट डेवलप हो जाते हैं। ये ड्राई टाइम, जब आपके अगर एल्यूमिना की मात्रा 30% से ज़्यादा मिला दो तो उस कंडीशन में क्या होती है आपकी उसमें वार्पिंग या श्रिंकेज या सिकुड़ने लग जाती है, क्रैक आ जाती है उसमें। ठीक है, वार्पिंग और श्रिंकेज होता है। सिलिका ऐसा कंपोनेंट है जो सबसे ज़्यादा मिला जाता है ईंट में 50 to 60% के मध्य। इस ईंट में सिलिका की मात्रा रो ब्रिक में श्रिंकेज और क्रैकिंग और वार्पिंग को रोकता है। जो सिलिका क्या करता है, जो एल्यूमिना के कारण श्रिंकेज और वार्पिंग आ जाती है उसको श्रिंकेज वार्पिंग को रोकता है। ईंट मिट्टी में सिलिका की मात्रा उसकी शेप को बनाए रखने में मदद करती है। रिटेन द शेप ऑफ ब्रिक, उसकी शेप को बनाने में मदद करती है। यदि ईंट मिट्टी में सिलिका की मात्रा एक्सेस हो जाए तो ईंट मिट्टी में लॉस ऑफ कोहेजन, मतलब कि वो बिखरने लग जाती है, बल में श्वसन कोहेजन फोर्स में कमी हो जाती है और ईंट पकाने के बाद बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाती है। बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाए मतलब इजीली वो टूट जाती है। लाइम कंटेंट, अब लाइम एक अच्छी ईंट मिट्टी में लाइम की मात्रा 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो लाइम 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस मिट्टी में लाइम की मात्रा में रो ब्रिक में श्रिंकेज को कम करता है। ये लाइम श्रिंकेज को कम करता है। ईंट मिट्टी में लाइम फ्लक्स के रूप में कार्य करता है और यह सिलिका को कम टेम्परेचर पर बर्न करने के लिए बाध्य करता है। मतलब कि ये उसको जल्दी ही करवा देता है। इसकी वैल्यू 5% ली जाती है। ये श्रिंकेज को कम करता है। यदि ईंट मिट्टी में लाइम की मात्रा एक्सेस हो जाए तो ये सिलिका बहुत कम टेम्परेचर ही मेल्ट करता है सिलिका, जिसके कारण ईंट अपनी शेप को खो देता है। यदि बहुत कम टेम्परेचर पर ये गर्म कर देता है, मेल्ट कर देता है, तो ये अपनी शेप को खो देता है यदि अपन इसकी लाइम की मात्रा को ज़्यादा मिलाते हैं तो। आयरन ऑक्साइड किसके लिए यूज में लेते हैं, कलर प्रदान, उस कलर के लिए। एक अच्छी ईंट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा 5 to 6% के मध्य होती है और यह ईंट को आवश्यक कलर प्रदान करता है। आयरन ऑक्साइड ईंट मिट्टी फ्लक्स के रूप में कार्य करता है। यदि ईंट की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो यह भी सिलिका को कम टेम्परेचर पर बर्न कर देता है। यदि आयरन ऑक्साइड की मात्रा स्टैंडर्ड से एक्सेस हो जाए तो यह ब्रिक को डार्क ब्लू या ब्लैकिश कर देती है। यदि आयरन ऑक्साइड की मात्रा कम रह जाए तो यह ब्रिक को येलो रंग कर देती है। ठीक है। अब मैग्नीशिया ईंट मिट्टी में मैग्नीशिया की मात्रा होने पर यह ईंट मिट्टी में श्रिंकेज को कम करती है और ईंट को येलो कलर प्रदान करती है। मैग्नीशिया ईंट मिट्टी में मैग्नीशिया की मात्रा एक्सेस हो जाए तो डिके ऑफ ब्रिक, ईंट का गलना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। अब हार्मफुल कंपोनेंट ऑफ ब्रिक्स, कौन कौन से हार्मफुल कंपोनेंट होते हैं। एक तो आयरन पायराइड, ईंट मिट्टी में आयरन पायराइड के रूप में उपस्थित नहीं होने चाहिए। ईंट को पकते समय पायराइड्स का ऑक्सीकरण हो जाता है जिसके कारण यह क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित हो जाता है और ईंट को विघटित कर देता है। और एक पेबल्स, ईंट मिट्टी में पेबल्स की मात्रा उपस्थित नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसकी उपस्थिति से ईंट बनाने वाली मिट्टी टेम्परिंग अच्छी प्रकार से नहीं हो पाती है, अतः इसे बर्न किए जाने के बाद प्रॉपर शेप और साइज में नहीं टूट पाती है। थर्ड है वेजिटेशन या ऑर्गेनिक मैटर। ईंट मिट्टी में वेजिटेशन और ऑर्गेनिक मैटर उपस्थित नहीं होने चाहिए क्योंकि ईंट को पकाते समय ये बर्न हो जाते हैं और ईंट पुअर और कमज़ोर हो जाती है। लाइम, ईंट मिट्टी में लाइम की मात्रा लंप के रूप में उपस्थित नहीं होनी चाहिए। मतलब कि वो उसमें पानी मिला हुआ, मतलब वो डली के रूप में नहीं होनी चाहिए।
ईंट मिट्टी में एल्कली, सोडा और पोटास की फॉर्म में उपस्थित होते हैं और यह भी ईंट मिट्टी में फ्लक्स के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात इनकी अधिक मात्रा होने पर ईंट को जल्दी मेल्ट कर देते हैं। और ईंट मिट्टी में एल्कलीज की उपस्थिति के कारण ईंट मिट्टी की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है और जिसके कारण ईंट मिट्टी की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और ईंट मिट्टी में इफ्लोरेसेंस बढ़ जाता है, मतलब कि वाइट पैचेज ऊपर आने लग जाते हैं। ईंट बनाने वाली मिट्टी में क्ले, सिल्ट और सैंड की मात्रा निम्न से कम नहीं होनी चाहिए। क्ले 20 to 25 से कम नहीं होनी चाहिए, सिल्ट 20 to 35% से कम नहीं होनी चाहिए और सैंड 35 से 45% के मध्य होनी चाहिए। मतलब क्ले और सिल्ट लगभग सेम सी 20 to 35% एंड सैंड 35 से 45% होनी चाहिए।